चलिए देखिए, तो कल हम लोग की जो बात हो रही थी उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, आर्टिकल 124 क्लॉज 2 में क्या है, क्लॉज 2 में क्या है, नियुक्ति संबंधित प्रावधान है। ठीक है, तो कल हम लोगों ने आर्टिकल 124 क्लॉज 2 को देखा था और 124 क्लॉज 3 को देखा था। 3 में क्या है, योग्यता। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो आर्टिकल 124 क्लॉज 4 और 124 क्लॉज 5, ये दोनों क्या है, ये दोनों जो है वो न्यायाधीश की पदमुक्ति से संबंधित प्रावधान है, पदमुक्ति से संबंधित प्रावधान। ठीक है, तो अब आज हम लोग को क्या देखना है, स्टार्ट यहीं से करेंगे कि अगर किसी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को उनके पदों से मुक्त करना हो तो उसका क्या प्रावधान रहेगा। ठीक है, तो फिर से देख लीजिए, यहाँ पर हम लोगों ने ये जो आर्टिकल है इसी पर फोकस करना है। ठीक है, तो जजों के पदमुक्ति का प्रावधान, जजों के पदमुक्ति का प्रावधान। अब जजों के पदमुक्ति का जो प्रावधान है, इसमें पहली चीज ये ध्यान रखिएगा कि अगर हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में दो तरह के जज हम लोग देखेंगे। एक हो जाएंगे मुख्य न्यायाधीश, और दूसरे कौन हो जाएंगे, अन्य न्यायाधीश। इसी तरह से अगर हम लोग हाई कोर्ट को लेकर बात करें तो यहां पर क्या होगा, हाई कोर्ट को भी लेकर के दो प्रावधान होगा, एक अन्य न्यायाधीश हो जाएंगे और एक मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे। तो आर्टिकल 124 क्लॉज 4 और जो क्लॉज 5 है, दोनों ही क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, इन सभी जजों के पदमुक्ति के प्रावधान को बताता है। ठीक है, अब इसमें ध्यान रखिएगा कि जो आर्टिकल 124 क्लॉज 4 है, ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर किसी जज को हम उसके पद से मुक्त करना चाहेंगे तो सबसे पहले उसको उसके पद से हटाने के पीछे आधार क्या होगा, किन कारणों से किसी जज को उसके पदों से हटाया जा सकता है। तो संविधान में यहां पर दो स्पष्ट शब्दों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, पहला क्या है, पहला है साबित कदाचार। ठीक है, प्रूव्ड मिसबिहेव्ड। और दूसरा क्या है, दूसरा है असमर्थता, मतलब इनकैपेसिटी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाता है कि हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों को उनके पद से मुक्त करना चाहें तो कारण क्या बनेगा, दो ही कारण यहां पर संविधान में उल्लेखित किया गया है। पहला कि उनपे किसी प्रकार का क्या है, जो कदाचार का मतलब क्या है, भ्रष्टाचार या अपने संवैधानिक शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए यदि उनको पाया जाता है। दूसरा, किसी वजह से वो क्या है, अपने असमर्थता की वजह से जो पद का भार है उसको सही तरह से निर्वहन ना कर पा रहे हो। जैसे मान लेते हैं किसी वजह से मानसिक संतुलन का खो बैठना, शारीरिक स्थिति में इस अवस्था में आ जाना जहां पर वो क्या है, वो न्यायालय को समय ना दे पा रहे हो, लेकिन फिर भी हो सकता है कि वो अपना इस्तीफा स्वयं न देना चाह रहे हो, तो ऐसे में उनको पद से हटाने का भी प्रावधान किया जा सकता है। ठीक है, अब इसकी प्रक्रिया क्या है, तो ध्यान रखिएगा दो बातें। अभी हम लोग आर्टिकल 124 क्लॉज 4 के तहत बात कर रहे थे। देखिए बहुत उलझी हुई चीजें हैं ये, जो कल मैंने नियुक्ति से संबंधित प्रावधान बताया और इनके पदमुक्ति से, लेकिन प्रयास रहेगा कि बिल्कुल एक एक चीज को आपको क्या है, ऐसे सिलसिलेवार तरीके से बताया जाए, एकदम क्लियर रहे। तो अभी हम लोग सारी बात किस पे कर रहे हैं, आर्टिकल 124 क्लॉज 4 पे ही कह रहे हैं। इसमें प्रक्रिया क्या बताया गया है कि यदि किसी भी न्यायाधीश को उसके पद से मुक्त करना हो तो उसके पदमुक्ति का जो प्रस्ताव होगा वो किसी भी सदन में पहले प्रस्तुत किया जा सकता है।
चाहे उसको लोकसभा में लेकर के आइए और चाहे उसको राज्यसभा में लेकर के आइए, ठीक है। और यहां पर क्या होगा, जो ये प्रस्ताव को पास करने की बात आएगी तो किससे पास किया जाएगा, 2/3। ये किसे कहते हैं, विशेष बहुमत कहते हैं। इसका मतलब क्या है, उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों की कुल संख्या का 2/3 से अधिक, जो सदन की कुल संख्या के आधे से अधिक होना चाहिए, इसी को तो विशेष बहुमत कहते हैं। तो विशेष बहुमत के प्रावधान से दोनों सदनों में अलग अलग तरीके से क्या करना चाहिए, यहां पर इनको पास करना पड़ेगा, तभी किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन अब आर्टिकल 124 क्लॉज 5 क्या कहता है, जो पदमुक्ति के संबंध में यहां पर उसको भी स्थान दिया जा रहा है। तो देखिए अब हम बात करते हैं आर्टिकल, आइए अभी इस पे चलते हैं, क्योंकि ये प्रक्रियाएं जो है ना वो 17 के तहत वहां पर चीजें हैं, लेकिन मुख्य रूप से पद हटाने का जो प्रावधान यहां से चलेगा, ठीक है। हाँ, दोनों, जैसे जब हम लोग प्रक्रिया की बात कर रहे हैं ना, अगर हम लोग 124 के तहत बात कर रहे हैं तो वो संघीय व्यवस्था के अंतर्गत बात करेंगे ना, और जब हम लोग आर्टिकल 217 में जाएंगे तो जब हाई कोर्ट से संबंधित बात होगी तो वहां पर रहेगा। लेकिन प्रक्रिया तो एक ही है ना, यहाँ पर प्रक्रिया हम लोग एक ही बार पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि वहां पर फिर 217 को लेकर के हम लोग प्रक्रिया को फिर से बात करें। तो चूंकि सारी जगह पर एक ही तरह से, तो प्रक्रिया को एक साथ पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर अब हम बात करते हैं 124 क्लॉज 5 पर। ये क्या कहता है, ये कहता है कि संसद को अधिकार है, यानी ये संसद को अधिकार दे रहा है। क्या अधिकार दे रहा है, कि संसद विधि बनाकर, क्योंकि संसद का काम आप जानते हैं कानून बनाना होता है, तो संसद विधि बनाकर क्या कर सकते हैं, इस बात की पुष्टि करा सकते हैं। किस बात की, जिस आरोप पर उनको हटाया जा रहा है। एक उनका क्या है, एक साबित कदाचार है, और दूसरा क्या है, उनकी असमर्थता है। इसका मतलब यहां पर यह बात कही जा रही है आर्टिकल 124 क्लॉज 5 में कि जो संसद है वो विधि बना के, भाई आपने कहा ना कि न्यायाधीश को हटाने का आधार क्या होगा, उनकी साबित कदाचार या असमर्थता होगा। अब ये कौन निर्धारित करेगा कि उनके ऊपर जो आरोप लग रहा है वो सही है या गलत है, या उनके ऊपर जो कार्य अक्षमता का जो आरोप लग रहा है वो सही है गलत है, कौन निर्धारित करेगा, कौन इसका जजमेंट लेगा, और उसकी प्रक्रियाएं कैसे होंगी। जनरली इस तरह के निर्णय समिति के माध्यम से लिया जाता है, तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी, कैसे बनेगा ये सारी चीजें। तो उसी बात को लेकर के क्या किया गया, ये काम कर दिया गया, ठीक है, कि आर्टिकल 124 क्लॉज 5 के तहत संसद को अधिकार दे दिया गया कि आप क्या करिए, विधि का निर्माण कर लीजिए और उसी विधि के माध्यम से प्रक्रियाओं को बता दीजिए कि कैसे इस बात की पुष्टि होगी कि जो न्यायाधीश के ऊपर साबित कदाचार या असमर्थता की बात हो रही है वो सही है या नहीं, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ, फिर इसी को लेकर के एक एक्ट बन गया जो कब था, 1968 का, और ये एक्ट क्या है, जजेस इंक्वायरी एक्ट, जजेस इंक्वायरी एक्ट, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये जो जजेस इंक्वायरी एक्ट आ रहा है कब का है, 1968 का। देखिए यहां पर जो आधार दिया गया है कि इसके माध्यम से क्या होगा, एक समिति बनेगी, एक समिति बनेगी, ठीक है। और ये समिति कैसी होगी, तो ये समिति होगी 3 सदस्यीय समिति होगी। इन 3 सदस्यीय समिति में पहला कौन होगा, तो पहले हो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश। अब ध्यान रखिएगा यहां पर जरूरी नहीं कि मुख्य न्यायाधीश को ही लिया जाए, क्योंकि अगर इनकेस मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ ही कोई प्रक्रिया चल रही होगी तो हम दूसरा मुख्य न्यायाधीश कहां से लाएंगे, इसलिए कोई भी एक जो है वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो सकता है, ठीक है। दूसरा कौन होगा, दूसरा कौन होगा, तो दूसरा होगा हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। ध्यान समझिएगा इस बात को। अब चूंकि हाई कोर्ट तो कई होते हैं ना, इसका मतलब क्या है, किसी भी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को यहां पर प्रावधान मिलाकर रखा जा सकता है, ठीक है। और एक तीसरा कौन होगा, एक पारंगत व्यक्ति। तो यहां पे आप ये भी कह सकते हैं कि जो एक पारंगत विधिवेता हो,
ठीक है। अब ये क्या होगा, 3 सदस्यों की समिति बनेगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग बात करें तो अब आर्टिकल 124 क्लॉज 4 और जजेस इंक्वायरी एक्ट जो 1968 है, इसी के माध्यम से क्या होता है, जो न्यायाधीश होंगे उनकी पदमुक्ति का प्रावधान चलेगा। आर्टिकल 124 क्लॉज 5 तो केवल सहारा दिया, जिसके आधार पर क्या है, ये कानून बना है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, ये जो पूरी प्रक्रिया है अब इन्हीं दोनों के माध्यम से चलेगी। तो संपूर्ण प्रक्रिया क्या है, संपूर्ण प्रक्रिया ये है कि यदि जज मुक्ति का किसी के खिलाफ भी जो प्रस्ताव है उसको लाया जा रहा है, तो अगर वो लोकसभा में लाया जाता है तो कम से कम 100 सदस्य, और यदि वो राज्यसभा में लाया जा रहा है तो 50 सदस्य। लोकसभा में लाया जाएगा तो 100 सदस्य और राज्यसभा में लाया जाएगा तो 50 सदस्य। उस पर क्या करें, पहले अपना हस्ताक्षर करें। ठीक है, अगर जैसे आपने कहा ना कि भाई किसी भी सदन में लाया जा सकता है, मान लेते हैं पहले आप लोकसभा में ला रहे हैं, तो लोकसभा में लाने का मतलब क्योंकि संख्या वहां सदस्यों की ज्यादा है, इसलिए कम से कम 100 सदस्य आपको इस बात की सहमति दे कि हाँ हम सहमत हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और वही प्रक्रिया अगर राज्यसभा में लेके आते हैं तो कम से कम 50 सदस्यों की सहमति अनिवार्य है। ठीक है, अब जब ये प्रस्ताव लाया जाता है तो उस प्रस्ताव से 14 दिन पूर्व क्या होगा, फिर जो जज होंगे उनको क्या दिया जाएगा, एक नोटिस दिया जाएगा कि आपके खिलाफ प्रस्ताव आया है, कैसा, पदमुक्ति से संबंधित। यदि वो चाहें तो स्वेच्छा से क्या कर सकते हैं, वो अपना इस्तीफा दे सकते हैं, त्यागपत्र दे सकते हैं। ठीक है, अन्यथा अब क्या होगा, अब जो आपने देखा कि जो जजेस इंक्वायरी एक्ट आई थी, ठीक है, उसके तहत क्या होगा, जो 3 सदस्यीय समिति बनी हुई है, ये 3 सदस्यीय समिति क्या करेगी, इनके ऊपर लगा जो आरोप है उस आरोप की क्या करेगी, जांच करेगी। और जब आरोप साबित हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में फिर क्या होगा, आरोप साबित हो जाने के बाद फिर इसकी प्रक्रिया क्या होगी, सदन में जाएगी। सदन की प्रक्रिया में जाएगी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हो गया कि अब अगर लोकसभा में पहले जाता है तो यहां पर क्या होगा, 2/3 यानी विशेष बहुमत से ये पास होना चाहिए। उसके पश्चात फिर क्या होगा, ये राज्यसभा में जाएगा और वहां पर भी क्या होगा, 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए यानी विशेष बहुमत से। और तत्पश्चात फिर क्या होगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति क्या करेंगे, उनको उनके पद से मुक्ति दे देंगे, यानी तब जाकर अंतिम स्थिति में पदमुक्ति का प्रावधान पूरा होगा। बस में तो प्रक्रिया तो सरल है। प्रक्रिया क्या है, किसी भी जज को यदि उसके पद से निष्कासित करना होता है तो सबसे पहले लोकसभा या राज्यसभा जिस भी सदन में जाएगा उसमें, अगर लोकसभा में जा रहा है तो 100 और राज्यसभा में जा रहा है तो 50 सदस्यों का क्या होना चाहिए, हस्ताक्षर होना चाहिए प्रस्ताव लाने के लिए। अब ये जब प्रस्ताव आएगा तो उससे पूर्व जो है, मतलब 14 दिन का समय जो है वो न्यायाधीश को दे दिया जाएगा कि आप चाहें तो स्वेच्छा से इस्तीफा दे सकते हैं। नहीं अगर देते हैं तब समिति बनकर उनकी जांच की जाएगी। जब जांच की जाएगी और जांच में यदि वो दोषी पाए जाते हैं तब दोनों सदन में विशेष बहुमत से पास करा लिया जाएगा और उसके पश्चात क्या होगा, ये अपने पद से मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें कहां से क्या प्रक्रियाएं जुड़ रही हैं, तो अगर आप देखिए तो ये जो पूरा समिति का प्रावधान है और ये जो 100 सदस्य और 50 सदस्य का प्रावधान है, समिति और 100 सदस्य 50 सदस्य का प्रावधान, ये जजेस इंक्वायरी एक्ट से आ रहा है, जजेस इंक्वायरी एक्ट से। और सदन में जो विशेष बहुमत से इनको हटाने की प्रक्रिया चल रही है, ये कहां से आ रहा है, 124 क्लॉज 4 से आ रहा है। ठीक है, जजेस इंक्वायरी एक्ट को शक्ति कहां से मिलती है, तो जजेस इंक्वायरी एक्ट को शक्ति मिल रही है 124 क्लॉज 5 से। इतनी बात क्लियर है? अगर इतनी बात क्लियर है तो बात को आगे बढ़ाया जाए फिर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, भारत में फिलहाल अभी तक किसी को भी जो है वो इस प्रक्रिया द्वारा उसके पद से मुक्त नहीं किया गया है। ठीक है, सबसे पहले ये काम जो है वो
वी रामास्वामी के ऊपर किया गया था। ठीक है, वहां पर उनके खिलाफ राज्यसभा में प्रस्ताव आया जरूर था, लेकिन वो पास नहीं हो पाया था। फिर उसके बाद कलकत्ता हाईकोर्ट के जज थे, उनके खिलाफ आया, लेकिन प्रक्रिया चल रही थी, उसी बीच उन्होंने क्या किया, इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, उसके बाद कुछ ही समय पहले, कुछ साल पहले जो है वो दीपक मिश्रा कलकत्ता वाले थे, वो सौमित्र सेन थे, सौमित्र सेन। देखिए ये सब कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, बस ये है कि थोड़ा सा चीजें जुड़ी हुई हैं तो आप देख सकते हैं। तो सौमित्र सेन है और दीपक, आइए नेक्स्ट पेज पे लेते हैं। देखिए पहले जो थे वो कौन थे, वी रामा स्वामी थे, उसके बाद सौमित्र सेन थे, उसके बाद दीपक मिश्रा थे। ठीक है, वी रामास्वामी के खिलाफ क्या था, ये प्रस्ताव राज्यसभा में आया था, लेकिन वहां पर ये पास नहीं हो पाया था। ठीक है, जबकि सौमित्र सेन के खिलाफ ये हाई कोर्ट के थे, कहां के, कलकत्ता हाई कोर्ट के। देखिए प्रक्रिया वही चल रही है, हाई कोर्ट के जज है तो भी वही प्रक्रिया चल रही है। ठीक है, लेकिन प्रक्रियाओं के बीच में क्या किया था, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और सबसे महत्वपूर्ण दीपक मिश्रा को ध्यान रखिए, क्योंकि तत्कालीन मतलब हाल ही में इनके खिलाफ लाया गया था। तो इनके खिलाफ क्या हुआ था ना, जैसे ही ये प्रस्ताव लाया गया था, उसको मतलब जो सदन अध्यक्ष थे उनके द्वारा क्या कर दिया गया था, खारिज कर दिया गया था। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो है, इसका मतलब जो है कि जो जजेस इंक्वायरी एक्ट, जो 1968 का जजेस इंक्वायरी एक्ट था, इसमें यह भी प्रावधान है कि यदि किसी सदन में न्यायाधीश के खिलाफ उनके पदमुक्ति से संबंधित प्रस्ताव लाया जाता है, तो सदन प्रमुख चाहे तो उसको शुरू में ही क्या कर सकते हैं, खारिज कर सकते हैं, रद्द कर सकते हैं। क्योंकि यहां से अगर शक्ति ना मिली होती तो जो आपने दीपक मिश्रा के खिलाफ देखा प्रस्ताव आ रहा था, तो सदन प्रमुख कैसे खारिज कर सकते हैं, क्योंकि जो संवैधानिक प्रक्रिया उसी के माध्यम से कार्य कर सकते हैं ना। तो ये शक्ति कहां से मिल रही है, 1968 से। तो अगर छिपाकर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जब न्यायाधीशों के पदमुक्ति का प्रावधान होता है तो उसमें सदन प्रमुख को प्रस्ताव को शुरू में ही खारिज कर देने का अधिकार है, तो अधिकार है या नहीं है, बिल्कुल है। ठीक है, इतनी बात समझ आई। अब देखिए अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे उसमें क्या था, शुरू से हम लोगों ने जो किया तो सारी बातें हम लोग की आर्टिकल 124 पर ही चल रही थी। आर्टिकल 124 क्लॉज 1 क्या है, गठन व संरचना है। 124 क्लॉज 2 क्या है, क्या है, कल इस पे इतनी चर्चा हुई थी, नियुक्ति है। 124 क्लॉज 3 क्या है, योग्यता है। 124 क्लॉज 4 क्या है, पद मुक्ति की प्रक्रिया है। 124 क्लॉज 5 क्या है, न्यायाधीश पर लगे आरोप की पुष्टि के लिए संसद को विधि निर्माण करने का अधिकार है। ठीक है, इतना सुने। और इसी अधिकार के तहत फिर क्या हो रहा है, फिर आप देख रहे हैं 1968 का क्या आ जा रहा है, जजेस इंक्वायरी एक्ट आ रहा है। ठीक है, पुष्टि के लिए जो समिति बनती है कितने सदस्य होंगे, 3 सदस्य होंगे। उन 3 सदस्य में एक सदस्य कौन होंगे, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होंगे, दूसरे कौन होंगे, दूसरे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे, ध्यान रखिएगा। और तीसरे कौन होंगे, तीसरे पारंगत विधिवेत्ता को लेंगे। ठीक है, और इसमें अध्यक्ष कौन होगा, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होंगे, ठीक है, वो अध्यक्ष होंगे। ठीक है, इसके बाद सदन में जब लाया जाता है तो लोकसभा में कितने सदस्यों की स्वीकृति अनिवार्य है, 100, और राज्यसभा में 50। प्रस्ताव लाने से कितने समय पूर्व जो न्यायाधीश हैं उनको नोटिस देना जरूरी है, 14 दिन पूर्व। ठीक है, किस बहुमत से पास किया जाता है, विशेष बहुमत से। ठीक है, आइए अब देखिए ये सारी प्रक्रिया क्या थी, न्यायाधीश की नियुक्ति, योग्यता, और इसके अलावा जो है योग्यता देखा था हम लोगों ने,
हाँ हाँ, सुप्रीम कोर्ट के कोई भी जज हो जाएंगे। हाँ ठीक है, योग्यता इसलिए ना कि मान लेते अगर मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ ही कार्रवाई चल रही होगी तब कोई ना कोई तो हमको और जज चाहिए ही। आइए देखिए यहाँ पर अब हम लोग क्या करते हैं, इनसे जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनसे संबंधित कुछ अन्य प्रावधान को देखते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अब 126 आर्टिकल 126 क्या है? 126 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, देखिए ये कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का अर्थ क्या है? मान लेते हैं किसी कारणवश, किसी कारण से, अब ये कारण क्या हो सकता है? कारण हो सकता है पद का रिक्त होना, पद का रिक्त होना, या न्यायाधीश का अनुपस्थित होना, या अन्यथा किसी भी कारण से यदि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अपने पद पर न हो, कारण यहां पर स्पष्ट कर दिया गया है कि हो सकता है वो पद रिक्त हो, यानी उनका कार्यकाल 65 वर्ष का पूर्ण हो चुका हो, यह भी हो सकता है वो किसी विशेष कारण से अनुपस्थित हो, या अन्यथा कोई भी कारण बनता है, तो ऐसी स्थिति में आर्टिकल 126 क्या शक्ति देता है? यह शक्ति देता है कि प्रेसिडेंट जो है, राष्ट्रपति, वो सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार दे सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप क्या कर रहे हैं, यहां पर बात कर रहे हैं कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। इसका मतलब मुख्य न्यायाधीश तो, लेकिन कार्यकारी, कार्यकारी मतलब इन एक्शन, जिनको कुछ समय के लिए उस पद पर रखा गया है। ठीक है, और यह शक्ति किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 127 की। 127 क्या है? तदर्थ न्यायाधीश है। ठीक है, तदर्थ न्यायाधीश। तदर्थ न्यायाधीश का मतलब क्या होता है? तो तदर्थ का मतलब जिसे आप कहते हैं एडजॉर्न। ठीक, यानी कुछ समय के लिए अनुबंध के रूप में, कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर यहां पर जज के रूप में उनको रखा गया है। ठीक है, जैसे आप कहीं देखते हैं ना सरकारी नौकरी में लोगों की बहुत सी बार क्या होता है, कहते हैं ना एडॉक पर है। ठीक है, तो वो अस्थायी रूप से होते हैं, स्थायी रूप से नहीं होते हैं। अब देखिए ऐसा क्यों होता है? देखिए यदि न्यायालय की सत्र या कार्यकाल के समय कोरम, इसी को आप क्या कहते हैं? गण पूर्ति। कोरम की आवश्यकता पड़ती है, अभी समझा दे रहे हैं, पहले भाषा देख लेते हैं। ठीक है, सत्र या कार्यकाल के बीच कोरम या गणपूर्ति की आवश्यकता पड़ती है, तो ऐसे में राष्ट्रपति की स्वीकृति से, या हम कहें अनुमति से, जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो हाई कोर्ट के किसी ऐसे न्यायाधीश को जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की अहर्ता रखता हो, यानी योग्यता रखता हो, उसे सुप्रीम कोर्ट का जज या न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं। अब आपने पढ़ा था कोरम क्या होता है? कोरम होता है कि किसी भी जगह पर कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या। आपने देखा कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें अधिकतम जजों की संख्या कितनी होती है? अधिकतम वर्तमान में कितनी है? 34। लेकिन यदि जजों की संख्या रिक्त पड़ी रहेगी और वहां पर क्या है, जो कार्यभार है वो ज्यादा है, और ऐसी स्थिति में आप देख रहे हैं कि वहां पर सदस्यों की संख्या इतनी कम हो गई है कि जिसके कारण अब ये जो न्यायालय है उसका जो कार्य है वो प्रभावित हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, अब कहीं ना कहीं से सदस्य लाना पड़ेगा, नहीं लाना पड़ेगा? तो कहां से लाएंगे? तो मुख्य न्यायाधीश जो है वो हाई कोर्ट के ऐसे न्यायाधीश जो योग्यता रखते हो उनको कुछ समय के लिए वहां पर अपॉइंट कर लेंगे। ठीक, यहां पर महत्वपूर्ण बात यह है कि
जो सुप्रीम कोर्ट का कोरम है, कोरम, जैसे आप जनरली ज्यादा जगहों पे कोरम में क्या देखते हैं, जो हम लोग सदन की बात कर रहे थे तो सदन में कोरम की संख्या कितनी थी, 1/10 था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ध्यान रखिएगा कोरम की संख्या 1/10 नहीं है कि पता चला कुल 34 जज हैं, उसमें से भी क्या है 3.5 जज उपस्थित हो गए ना, 3.5 मतलब 3 पूरा आ जाए, आधा एक आ जाए, आधा मतलब आधे मन से ना है ना, 4 जज तो उपस्थित हो जाए तो हम मान लेंगे कि बस सुप्रीम कोर्ट में सदस्यों की संख्या पर्याप्त है, काम इनको करने दिया जाए। नहीं भाई, ऑलरेडी इतनी संख्या कम है, तो यहाँ पर कोरम के लिए क्या माना गया है, कोरम के लिए माना गया है 50% से अधिक। ध्यान रखिएगा, अगर 50% से कम सदस्यों की संख्या होती है तो सुप्रीम कोर्ट में जो कार्य चल रहा है वो पूरी तरह से प्रभावित हो जाएगा, और इसके लिए फिर क्या होगा, उससे कम संख्या रखा ही नहीं जा सकता है। इसी को हम कह रहे हैं कोरम या गणपूर्ति करना। अब कितने हैं यहाँ पर, 34 है ना, इसका मतलब कम से कम 18 सदस्य होने चाहिए, क्योंकि 50% से ज्यादा, ठीक। और किसी ऐसी व्यवस्था में सदस्यों की संख्या यदि 18 से कम होती दिखाई दे रही है, तभी आर्टिकल 127 के तहत क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की स्वीकृति से हाई कोर्ट के किसी भी जज को जो योग्यता रखता हो, और योग्यता आप लोगों ने पढ़ा था क्या होना चाहिए, कम से कम, क्योंकि जज को ला रहे हैं तो 5 वर्ष का क्या होना चाहिए, उनके पास हाई कोर्ट में अनुभव होना चाहिए, उनको लाकर रख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग अगले की बात करते हैं, आर्टिकल 128। ये क्या है, 128 सेवा निवृत्त न्यायाधीश, इसका मतलब क्या है, रिटायर्ड जज। अब यहां पर क्या है, यहां पर यदि सुप्रीम कोर्ट का कार्यभार अधिक है या अन्यथा किसी प्रावधान के तहत अतिरिक्त न्यायाधीश की आवश्यकता है, तो ऐसे में क्या होगा, जो सीजीआई हैं, सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये पुनः राष्ट्रपति की स्वीकृति से क्या कर सकते हैं, जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, अर्थात जो जज रिटायर्ड हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्हें क्या कर सकते हैं, उन्हें अपॉइंट कर सकते हैं, या कहेंगे उन्हें नियुक्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के जो आर्टिकल 127 आपने देखा और 128 जो देख रहे हैं, ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट में सदस्यों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध कराने का एक प्रावधान है, और किसी वजह से यदि सुप्रीम कोर्ट में कार्यभार बढ़ जाता है तो ऐसे में भी अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 129 पर। 129 क्या है, अभिलेख न्यायालय। देखिए अब अभिलेख न्यायालय क्या होता है, अभिलेख न्यायालय क्या होता है, देखिए जैसे मान लेते हैं सुप्रीम कोर्ट है, और ये सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, अपना कोई निर्णय देता है, अपना कोई निर्णय देता है, ठीक है। और अगर कोई वो निर्णय दे रहा है तो ऐसी स्थिति में बहुत सी बार क्या होता है, वो जो निर्णय होते हैं वो सुरक्षित रख लिए जाते हैं, वो निर्णय सुरक्षित रख लिए जाते हैं, और यदि उस निर्णय को सुरक्षित रख लिया जाता है तो ये स्वयं सुप्रीम कोर्ट के लिए व अन्य निचली अदालतों के लिए क्या होता है, एक कानून के रूप में काम करता है, कानून के रूप में। इसी को क्या कहते हैं, अभिलेख न्यायालय कहते हैं, ठीक है। इसका अर्थ क्या निकल के आ रहा है कि बहुत से बार ऐसा होता है, कोई पेचीदा केस है और वो केस में क्या है, लंबी बहस हुई, उसका बहुत स्पष्टीकरण नहीं हो पा रहा है संवैधानिक व्यवस्था या संसद से बने विभिन्न कानूनों के माध्यम से, और जब सुप्रीम कोर्ट एक निष्कर्ष पर पहुंचता है, क्योंकि बहुत तालमेल बैठा करके वो क्या करता है, कहीं सटीकता तक पहुंच पाते कि इसके लिए क्या उचित न्याय हो सकता है, तो भविष्य में ऐसी परिस्थितियां पुनः उत्पन्न होंगी
तो उसमें इतने तरह से दिमाग लगा करके या इतनी परिस्थितियों का आकलन करके इस निर्णय पर पहुंचने से बेहतर है ऐसी परिस्थितियों में क्या होगा, ये निर्णय सुरक्षित रख लिया जा रहा है और केवल इतना आधार बता दिया जाएगा कि फला फला केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसे अभिलेख न्यायालय के तहत एक सुरक्षित मान लिया था, तो वो क्या होगा, अपने आप में एक कानून हो गया है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा सुप्रीम कोर्ट अगर कोई इस तरह का अभिलेख न्यायालय रखता है तो वो उसकी निचली अदालत के लिए, और निचली अदालत कौन सा है, निचली अदालत हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट हो जाएगा। इसी तरह से हाई कोर्ट का भी अपना क्या है, हाई कोर्ट का भी अपना अभिलेख न्यायालय होता है। अगर हाई कोर्ट किसी भी विषय पर अपने निर्णय को सुरक्षित रख लेता है तो वो अब उसके निचली अदालत में चला जाएगा। इसका मतलब वो क्या होगा, वो जिला न्यायालय के लिए अपने आप में एक कानून हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट वो काम नहीं करेगा। ठीक है, आइए अब हम लोग बात करते हैं न्यायिक पुनराविलोकन की। न्यायिक पुनराविलोकन, देखिए न्यायिक पुनराविलोकन क्या है। हम जानते हैं कि हमारे यहाँ जो सरकार होती है, ये सरकार जो है वो क्या करती है, दो स्तर पर काम करती है। एक ये विधायिका के माध्यम से क्या करती है, कानून बनाती है, और दूसरी क्या करती है, कार्यपालिका के माध्यम से, कार्यपालिका के माध्यम से उसे लागू कराती है। इसका मतलब यहां पे क्या होगा, ये विधि निर्माण कर रहा है, विधि निर्माण, और ये क्या कर रहा है, उस विधि को आदेश देकर लागू करा रहा है, आदेश से लागू करा रहा है। अब मान लेते हैं कि जो सरकार यानी विधायिका है उसने ये जो विधि निर्माण का कार्य किया है ये कैसा है, ये असंवैधानिक है, असंवैधानिक है। या इसी तरह से हम बात करें कि ये इसने जो आदेश जारी किया है ये भी क्या है, असंवैधानिक है। अगर दोनों ही तरह से असंवैधानिक प्रावधान चलेगा तो इसका मतलब अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, और कहीं अगर शक्तियों का दुरुपयोग करेंगे तो उन पर नियंत्रण कौन लगाएगा, सुप्रीम कोर्ट का कार्य है कि नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि विधायिका द्वारा बनाया गया किसी भी विधि या सरकार द्वारा जारी किए गए किसी भी आदेश का क्या कर सकता है, न्यायिक समीक्षा कर सकता है। उसी को क्या बोलते हैं, न्यायिक पुनराविलोकन कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा भारत में ये जो न्यायिक पुनराविलोकन का प्रावधान है ये यूएसए से लिया गया है, और यूएसए में ये जो न्यायिक पुनराविलोकन का प्रावधान था ये वहां का संवैधानिक अधिकार नहीं था, ये न्यायालय की अपनी एक खोज थी। न्यायालय के एक केस में, बहुत पुराना केस था, लगभग 1803 के करीब का केस था, वहां पर वहां के मतलब अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय लिया था कि कोर्ट को जो है वो इन विषयों पर न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार होता। जबकि भारत में क्या है, भारत में ये प्रत्यक्ष रूप से कहीं नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट न्यायिक समीक्षा कर सकता है, न्यायिक पुनराविलोकन कर सकता है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से यह शक्ति से कई जगह से प्राप्त होती है। जैसे इसे आर्टिकल 13(2) से प्राप्त होता है, आर्टिकल 32 से प्राप्त होता है, आर्टिकल 137 से प्राप्त होता है। ये कुछ ऐसे प्रावधान है जहां पर विषय विशेष पर सुप्रीम कोर्ट को या न्यायालय को अधिकार है कि वो क्या कर सकते हैं, वो बनाए गए विधि अर्थात कानून या कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए आदेश अर्थात लागू किए गए कानून को उसकी न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं। ठीक है, बात सुने। आइए अब हम लोग चलते हैं, यहां पर देख लेते हैं आर्टिकल 32। आर्टिकल 32, देखिए आर्टिकल 32 क्या है, इसको हम लोग यहां पर पूरा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये संबंधित है मौलिक अधिकार से। तो जब मौलिक अधिकार हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन है क्या यहाँ पे ध्यान रखिए कि भारत में आर्टिकल 32 के तहत क्या किया गया है, ये मौलिक अधिकारों के संरक्षण का प्रावधान है।
अर्थात भारत के संविधान में जो यहाँ के नागरिकों को मौलिक अधिकार दिया गया है, अगर उनके मौलिक अधिकारों का किसी भी तरह से हनन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत उसकी सुरक्षा करना, उसकी रक्षा करना, यह सुप्रीम कोर्ट का दायित्व बनता है। और ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट जो है वो 5 प्रकार से रिट जारी कर सकते हैं। 5 प्रकार से रिट जारी कर सकते हैं। और देखिए यही वजह है कि यहाँ पे आर्टिकल 32 के माध्यम से क्या है, एक तरह से आप कह सकते हैं न्यायिक क्या होगी, समीक्षा भी हो सकती है। अगर संसद में कोई कानून बना और वो कानून क्या है, लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है, तो उस कानून की समीक्षा रिट जारी करने के अधिकार या आर्टिकल 32 मौलिक अधिकारों के संरक्षण के तहत सुप्रीम कोर्ट को मिलता है कि नहीं मिलता है। इसी तरह से अप्रत्यक्ष रूप से बहुत से स्थानों से किसी भी विधि का सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक पुनराविलोकन करने का अधिकार है। ठीक है, अब यहाँ पे 5 प्रकार के रिट अभी इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि मौलिक अधिकार ही अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ा है। तो मौलिक अधिकार किस किस तरह के होते हैं, तब ना उसकी प्रतिक्रिया में आप रिट समझ पाएंगे। कि जब हम लोग मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तब वहां पर इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, बस ये ध्यान रखिएगा अभी कि आर्टिकल 32 के तहत मौलिक अधिकार के संरक्षण में सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार है। ठीक है, आइए अब देखते हैं। एक होता है जैसे आर्टिकल बोलिए कैसे, मूल अधिकारता। मूल अधिकारता, देखिए ये मूल अधिकारता क्या होता है। देखिए जब हम लोग सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की बात करेंगे, उसी तरह से जब सेशन कोर्ट की यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करते हैं, तो प्रत्येक न्यायालय का क्या होता है, अपने कुछ मूल अधिकारता होते हैं। इसका मतलब कुछ विशेष मुद्दे या विषय से संबंधित जो न्यायिक प्रक्रियाएं होती हैं उनको सुनने का अधिकार कुछ विशेष न्यायालय को ही होता है। तो ऐसे तमाम मुद्दे जिन पर केवल निर्णय या मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में ही चलाया जा सकता है, वही कहलाते हैं सुप्रीम कोर्ट के मूल अधिकारता। अब ये कैसे विषय हैं, जैसे मान लेते हैं कि कोई विषय है जो किससे संबंधित है, ये है संघ और राज्य से संबंधित। इसका मतलब केंद्रीय सरकार और किसी एक राज्य या राज्यों से संबंधित। तो केंद्रीय सरकार और किसी एक राज्य या एक से अधिक राज्य, अगर इनके बीच में किसी भी प्रकार का विवाद होता है, किसी भी प्रकार का विवाद होता है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा इस प्रकार के मुकदमे कभी हाई कोर्ट में नहीं चल सकता है। और अगर मान लेते हैं किसी ने हाई कोर्ट में कोई मुकदमा दायर कर दिया और हाई कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट करके प्रक्रिया को आगे बढ़ा लिया, तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर से डांट लगेगी, ये आपके मूल अधिकारता के क्षेत्र से बाहर है, कुछ हमारे लिए भी छोड़ दीजिए, आप लोग के पास तो बहुत कुछ केस है ना। तो यहाँ पे क्या है, यही कहते हैं मूल अधिकारता। तो अब यहाँ पर संघ राज्य या हम कहें एक से ज्यादा राज्य या इसी तरह से राज्य और राज्य के बीच कोई संघर्ष हो, तो भाई सीधी सी बात है ना। अगर आप देखिए मान लेते हैं कि यूपी और बिहार के बीच में कोई विवाद हो गया। अब अगर ऐसे केस का निपटारा जो है आप चाहेंगे तो यूपी के हाई कोर्ट में कराएंगे या बिहार के हाई कोर्ट में कराएंगे, क्योंकि जिस भी आप राज्य के हाई कोर्ट में जाएंगे, एक मतलब मानवीय प्रवृत्ति के अनुसार ये माना जाएगा कि हो सकता है जिस राज्य का हाई कोर्ट हो उसका सरकार के प्रति झुकाव ज्यादा हो, यूपी का हाई कोर्ट जो होगा वो यूपी सरकार की तरफ ज्यादा अपने थोड़ा सा कह सकते हैं निष्ठा रखिएगा। और जो भाई एक तरह से तो न्यायाधीश है तो किसी की तरफ नहीं होना चाहिए, पहला न्यायाधीश का एक ये होता है कि तटस्थ होना चाहिए, लेकिन हम व्यवहार में ऐसी प्रक्रिया ही क्यों दें जहां पर आप अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर सकें। तो इसी वजह से क्या होता है, ऐसी व्यवस्थाओं को कहां रखा जाता है, वो सुप्रीम कोर्ट की मूल अधिकारता के तरफ रखा गया है। ठीक है, और यहां पे ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 262 ये क्या है, ये राज्यों के बीच क्या है, नदी जल विवाद से संबंधित प्रावधान है। नदी जल विवाद जिसकी प्रक्रिया क्या है, जिसका प्रावधान क्या है, थोड़ा अलग है। ठीक है, मतलब ये मूल अधिकारता के जो प्रक्रियाएं सामान्य है उससे थोड़ा भिन्न है। ठीक है, तो इसलिए आर्टिकल 262 के तहत जो है वो नदी जल विवाद का जिक्र है जो थोड़ा सा भिन्न प्रक्रिया से चलता है। ठीक, यहाँ पे प्रक्रिया आपको जानने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 263 क्या है, 263 आर्टिकल 263
परसों पढ़ाया, उससे एक दिन पहले पढ़ाया। प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री का जो गठन होता है वो कौन सी परिषद होती है, किस आर्टिकल के तहत है? अंतरराज्यीय परिषद किस आर्टिकल के तहत है? 263। ध्यान रखिएगा, 262 राज्यों के बीच में क्या है? नदी जल विवाद है। अंतरराज्यीय परिषद की बात जब करते हैं 263 के तहत है। ठीक है, उसका प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। गठन कौन करेगा? संचालन प्रधानमंत्री के, गठन कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, उसको हम लोग किए थे। आइए अब देखिए, एक होता है पुनर्विचार याचिका, या इसी को बोलते हैं पुनरावलोकन याचिका। अब ये क्या है? देखिए, वहां पर जो आपने देखा था वो क्या था? वो न्यायिक पुनराविलोकन था, यानी विधि और कार्यपालिका के किसी कार्य के प्रति न्यायालय को अधिकार दिया गया था कि वो उसकी सुनवाई कर सकता है या उसकी समीक्षा कर सकता है। ये याचिका है ना, याचिका मतलब लोगों की तरफ से एक अपील किया जा रहा है और पुनर्विचार के लिए। तो किस पर पुनर्विचार करना है? स्वयं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर, स्वयं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर। इसका मतलब क्या है? अगर सुप्रीम कोर्ट किसी प्रकार का निर्णय जारी करता है तो इसके पश्चात एक प्रावधान यह किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद पुनः उस पर एक बार विचार का प्रक्रिया चलाया जा सके। उसी को हम क्या कहते हैं? पुनर्विचार याचिका कहते हैं। ठीक है, अब यहां पे ध्यान रखिएगा, ये जो पुनर्विचार याचिका होती है, ये याचिका जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है तो उसके 30 दिन के भीतर क्या करना होता है? दायर करना होता है। जैसे अगर जब राम मंदिर का जब रिजल्ट आया था तो आपने सुना होगा, उस रिजल्ट के पश्चात जो हारे हुए पक्ष से वकील थे उन्होंने अपने बयान में क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट में क्या करेंगे? पुनर्याचिका इसके लिए दायर करेंगे। हालांकि वो प्रक्रिया चली नहीं थी। ठीक है, अब जब ये करते हैं ऐसा काम तो ध्यान रखिएगा कि ये क्योंकि जब पुनर्याचिका होगी तो पहली बात तो उसी बेंच के सामने होगी, उसी बेंच के सामने जिसने अपना निर्णय दिया है। ठीक है, और इसी से मिलता जुलता एक और प्रक्रिया क्या है? अब ये उपचारात्मक याचिका जो है ये वास्तव में क्या है? ये सुप्रीम कोर्ट में न्याय की अंतिम याचिका है। इसका मतलब पुनर्विचार के बावजूद यदि किसी प्रकार से फिर से उसकी न्यायिक समीक्षा के लिए, यानी जो निर्णय लिया गया है उससे कोई पक्ष जो बहुत संतुष्ट न हो, तो उसके लिए एक और प्रावधान क्या किया गया है? वो उपचारात्मक याचिका का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होता है? तो इसमें पहली बात तो क्या है? कोई समय सीमा नहीं है, समय सीमा नहीं। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है कि जब इस प्रकार की याचिका दायर की जाती है तो जो वरिष्ठ वकील होते हैं, कहां के? सुप्रीम कोर्ट के, मतलब कोई भी आरा गरा वकील नहीं याचिका यहां पे दायर कर सकता है। जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील होते हैं उन्हीं के हस्ताक्षर से, क्योंकि ये माना जाता है ना कि जो वरिष्ठ वकील है वो अनुभवी है, सारी प्रक्रियाओं को जानते हैं, तो जब बहुत महत्वपूर्ण होगा या उनके हिसाब से कोई तर्क होगा वहां पर, तभी ऐसी प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाएंगे, अन्यथा बेवजह यहां पर समय नहीं खराब होगा। ठीक है, आपने जब पुनर्विचार याचिका हुआ था तो उसी बेंच के सामने हुआ था ना जिसने अपना निर्णय पहले लिया था। इसका मतलब आप उसके समक्ष अपनी बातों को, साक्ष्यों को नए सिरे से या नए तरीके से रख सकते हैं, लेकिन व्यक्ति तो वही है ना, अपने स्वयं के निर्णय को ओवर रूल्ड कर जाए, टर्न कर जाए, बड़ी बात होती है, क्योंकि ऑलरेडी एक बार निर्णय दे चुका है। इसलिए यहां पर क्या प्रावधान किया गया है कि यहां पर वो बेंच तो होगा ही,
वो बेंच होगा जिसने क्या किया है, निर्णय लिया है। इसके साथ क्या होगा, 3 और वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होंगे, तो 3 और जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे उनको भी साथ में लेकर के तब यहां पर निर्णय का प्रावधान किया जाता है, ताकि अगर किसी वजह से उस बेंच से कोई गलती हो रही हो या किसी विशेष कारण से वो किसी तरफ प्रभावित हो रहा हो, तो ये जो 3 और वरिष्ठ न्याय हैं इनके माध्यम से फिर उचित न्याय मिल सके। ठीक है, इसका मतलब आप कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में प्रक्रिया क्या है, एक बार निर्णय हो जाता है, फिर पुनर्विचार याचिका की प्रक्रिया है, और अंततः आप कहां पर जा सकते हैं, उपचारात्मक याचिका पर जा सकते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा देखिए एक होता है न्यायिक सक्रियता। न्यायिक सक्रियता, न्यायिक सक्रियता क्या है, जैसे आप जानते हैं कि आर्टिकल 50 क्या कहता है, अनुच्छेद 50 न्यायपालिका का जो है वो जो कार्यपालिका है उससे पृथककरण की बात कर रहा है। इसका मतलब न्यायपालिका सरकार के कार्य में भी हस्तक्षेप नहीं करेगा और सरकार जो है वो न्यायपालिका कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा। सामान्यतः ऐसा देखा गया है कि चूंकि न्यायपालिका के पास क्या है, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है, किसी भी विषय पर पुनः वहां पर समीक्षा करने की शक्ति है, चाहे विधि बने और चाहे किसी प्रकार का आदेश जारी किया जा रहा है कार्यपालिका द्वारा। तो ऐसे में यदि न्यायपालिका विधायिका या कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप करता है, हस्तक्षेप इसका मतलब अपनी शक्ति का प्रयोग करता है, तो उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं न्यायिक सक्रियता। अति सक्रियता भी आप कह सकते हैं, मतलब न्यायालय कुछ ज्यादा ही सक्रिय हो गया है, जहां पर उसका कार्य क्षेत्र नहीं है वहां पर भी जाकर के वो निर्णय देने पर लगा है। और आपने अक्सर सुना होगा जो न्यायालय में जज वगैरह होते हैं, बहुत सारे स्वतः संज्ञान ले लिए, मतलब किसी ने याचिका भी नहीं दायर किया, कोई बात भी नहीं उठा, तो भी हम खुद इस निर्णय पर क्या कर रहे हैं, अपनी पहल कर रहे हैं। तो ये क्या है, थोड़ी सी इनकी अति सक्रियता को दिखाता है। ठीक है, अब इसके अलावा एक और क्या है, एमिकस क्यूरीज। एमिकस क्यूरीज क्या होता है, ये एक प्रकार से जो न्यायालय है उसके सहयोग के लिए होता है, सहयोग के लिए। एमिकस क्यूरीज के रूप में कोई व्यक्ति या संस्था हो सकता है जो क्या करेगा, जो न्यायालय का सहयोग करेगा, और इस सहयोग में ये जो होगा ये किसी पक्ष का प्रतिनिधि नहीं होगा। प्रतिनिधि इसका मतलब अगर ए और बी दो के बीच में केस चल रहा है तो ना ये ए की तरफ होगा ना बी की तरफ होगा, किसी का प्रतिनिधि नहीं होगा, लेकिन न्यायालय के सहयोग करेगा। कैसे, विशिष्ट मामलों में क्या करके, न्यायालय को सुझाव दे करके, कानून की बेहतर जो रिजल्ट है उसको प्राप्त करने के लिए। जैसे मान लेते हैं कि जज है, अब कोई ऐसा मुकदमा आकर के उसके पास अटक गया जो किससे जुड़ा हो, जो टेक्नोलॉजी से जुड़ा हो, स्पेस रिसर्च से जुड़ा हो, और स्पेस रिसर्च से जुड़ा कोई ऐसा मुद्दा जो पर्यावरण को भी प्रभावित कर रहा हो। अब उस समग्र जटिल विषय पर एक सामान्य आदमी तो नहीं ना अपना सारा समझ विकसित कर सकता है। न्यायाधीश जो है वो क्या है, उसे कानून की समझ है ना, लेकिन जो विज्ञान या जो टेक्नोलॉजी है उसकी जटिलता तो समझ नहीं है। ऐसे में उसे एक ऐसे विशेषज्ञ व्यक्ति या किसी संस्था की जरूरत पड़ेगी जो क्या करेगा, जो उनको इस विषय पर अपना सलाह देगा, जो बातें हैं उसमें किस हद तक क्या नुकसान है और क्या लाभ है, ताकि न्यायालय में बैठा न्यायाधीश जो है वो अपने उचित निर्णय पर पहुंच सके। तो यही जो सहयोग करता है उसी को हम क्या कहते हैं, एमिकस क्यूरीज कहते हैं। ठीक है, बस में ये हम लोगों ने क्या किया है, पूरा जो सुप्रीम कोर्ट है उस सुप्रीम कोर्ट से जुड़े प्रमुख प्रावधान
और इसके अलावा कुछ सुप्रीम कोर्ट में जो टर्मिनोलॉजी शब्द आप सुनते हैं जिसका प्रयोग सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के दौरान किया जाता है, उसी को हम लोगों ने देखा है। ठीक है, तो आइए जल्दी से एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या आप लोगों ने देखा। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया आर्टिकल 124 से, क्योंकि इसको भी पूरा डिस्क्राइब कर चुके हैं, इसलिए इस पर चर्चा नहीं करेंगे। अब इससे आगे बढ़ते हैं। आपने देखा 126 क्या है? 126 कार्यकारी न्यायाधीश, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। ठीक, कि अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है तो उसके स्थान पर कैसे किसी न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश की शक्ति दी जा सके। 127 क्या है? तदर्थ न्यायाधीश है। ठीक है, अब इसके अलावा आपने देखा कि कोरम की पूर्ति के लिए तदर्थ न्यायाधीश की आवश्यकता पड़ जाती है। फिर 128 क्या है? सेवानिवृत्त न्यायाधीश, कार्यभार अधिक होने की स्थिति में यह आवश्यकता पड़े तो कोरम की भी पूर्ति के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। फिर आपने देखा 100 क्या देखा था? हाँ 29 भी है। 129 क्या है? अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय मतलब कि न्यायालय द्वारा लिए गए निर्णय वो एक कानून के रूप में सुरक्षित रख लिए जाते हैं। फिर उसके अलावा आपने देखा था आर्टिकल 137, एक जो पुनराविलोकन याचिका को आपने देखा। ठीक, उसके तहत क्या है? न्यायालय में उसके द्वारा दिए गए निर्णय को पुनः अवलोकन करने के लिए, पुनः उस पर एक मतलब अपना कहते हैं ना, पुनः उसकी पुष्टि करने के लिए कि जो निर्णय है वो उचित है कि नहीं, तो एक ही याचिका हो सकती है। उसके अलावा आपने क्या देखा था? उपचारात्मक याचिका देखा। अंततः एक और उपचार की प्रक्रिया जहां पर यदि किसी प्रकार की त्रुटि हो रही हो न्याय में तो अंतिम मोहर वहां पर लगाया जा सके। इसके अलावा और क्या देखा आपने? इनकस क्यूरीज को देखा। ठीक है, क्लियर है? अब यहां पर क्या हुआ? हम लोगों का भाग 5 पूरी संघीय व्यवस्था क्या है? समाप्त होती है। आप लोगों ने विधायिका को देख लिया, कार्यपालिका को देख लिया और न्यायपालिका को देख लिया। ठीक, अब अगले दिन की क्लास में जब हम लोग बात करेंगे तो हम लोग बात करेंगे भाग 6 पर। अब भाग 6 क्या है? प्रांतीय व्यवस्थाओं से जुड़े प्रावधान होंगे। तो वहां पर हम देखेंगे कि राज्यों से जुड़े में जो विधानमंडल होता है यानी उसकी विधायिका क्या है, जो मंत्री परिषद है, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद उसको देख लेंगे, राज्यपाल है तो उनसे जुड़े प्रावधान देख लेंगे। इसके अलावा अब अगर आप ढांचे को समझ पा रहे हो तो जैसा संघीय ढांचा था उसी तरह से ढांचा कैसे चलेगा? प्रांतों में भी चलेगा, बस उसके नाम थोड़े से बदल जाएंगे और प्लस उसकी कार्य और शक्तियों में थोड़ा सा हम लोग अंतर देखेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कार्य और शक्ति में एक रूपता तो जरूर रहेगी। जैसे राष्ट्रपति की जिस प्रकार के कार्य शक्ति है उसी प्रकार की तो कार्य शक्ति राज्यपाल के पास होगी, जिस प्रकार की कार्य शक्ति प्रधानमंत्री की है उसी प्रकार की कार्य शक्ति तो मुख्यमंत्री के पास होगी, बस उनके थोड़े से दायरे बदलते रहेंगे क्योंकि अधिकार क्षेत्र बदल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जब न्यायपालिका की बात करेंगे तो संघीय व्यवस्था में सुप्रीम कोर्ट है तो प्रांतीय व्यवस्था में हाई कोर्ट है, तो दोनों की शक्तियां लगभग समान होंगी, बस थोड़े दायरे परिवर्तित हो जाएंगे। ठीक है, तो वो विषय आपके लिए थोड़ा आसान रहेगा क्योंकि ऑलरेडी अब आप भाग 5 पढ़ने के बाद पॉलिटी की जो बेसिक समझ है उम्मीद करता हूं उसे समझ चुके होंगे। जब हम लोग बात करेंगे वहां पर तो चीजें आपके लिए कुछ कंफ्यूजन वाली नहीं होगी, केवल आपको फैक्ट और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को वहां पर समझना होगा। ठीक है, इज इट क्लियर? एनी प्रॉब्लम? पूछना है किसी को? नहीं? हाँ जो समिति बनी थी उसकी बात कर रहे हैं या कहीं पर भी समझ लीजिए, जो आपका प्रश्न है कि यदि किसी भी वजह से हाई कोर्ट में कोई जैसे मान लेते हैं मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश हैं और उनको उठा करके हमने क्या कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया, तो उनके पद पर कौन आएगा? यही आपका है ना, उनके पद पर उनके नीचे से कोई आ जाएगा। अगर वहां पर अति आवश्यक होगी और सुप्रीम कोर्ट में जिसको लेकर गए हैं वो क्या है, वो परमानेंट गया है, एडॉक के बेस पे गया तो कुछ समय के लिए जाएगा, परमानेंट गया है तो वो रिक्त पद होगा ना परमानेंट, तो उसकी जगह पर नई नियुक्ति हो जाएगी। और यदि कुछ समय के लिए गया है और वापस उसको भेजना है तो वहां पर भी एडॉक पर लाकर कुछ समय के लिए किसी को रख सकते हैं जो उससे नीचे के सेशन से आ जाएंगे। ठीक है, तो एक स्थान पे दूसरे स्थान पे तो भरने की प्रक्रिया रहेगी। और कुछ
चले तो फिलहाल इसको यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं, इसके बाद थोड़ा सा हम लोग हिस्ट्री देख लेते हैं। ओके।